नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो डेली करंट अफेयर की क्लास शुरू हो गई है। आप लोग जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें, अन्य लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें। और ये जो क्लासें चल रही है हमारी करंट अफेयर की, पर डे इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे भी अगर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज तो आपको मिल जाएगा। और आप वहां से इसका पीडीएफ भी जो है कि ले लीजिए। अब उसको आप नोट्स में लिखते जाइए। लिखना क्या है, आपको उसको रखे रहिए, उसी में से आप तैयार अपने आप को करते जाइएगा। आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसे ही यूपीएससी या यूपी पीसीएस का पेपर आता है या अदर स्टेट का पीसीएस के पेपर आते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर होता है, तो आप उसमें तुरंत देख करके उस करंट को पढ़ करके आप अपने लक्ष्य को सार्थक कर सकते हैं। तो क्लास में लगातार आप बने रहिए। और ये जो है कि क्लासें हमारी जो है कि हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। वैसे ये यूपीएससी को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, ये क्लासें चल रही हैं, क्योंकि हमारी संस्थान यूपीएससी की जानी मानी संस्थानों में से एक है। और जिस लिए हमारी संस्थान जानी गई है, जिस तरह से रिजल्ट दिया है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत बेहतर हैं। और आप लोग जो है हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पे आकर के ज्वाइन करिए, ऑफलाइन क्लासें करिए और अपने लक्ष्य को सार्थक करें। जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस को ध्यान में रख करके बैच स्टार्ट किया गया है, क्योंकि यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस लगभग समान है, तो उसको देखते हुए किया गया है। तो आज की जो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लास है, जो MIQ हमने नाम दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें हम MCQ के रूप में इसकी चर्चा करेंगे। MCQ क्वेश्चन होंगे जो MIQ के रूप में, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस, साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि हाल ही में चर्चित अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस, अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला है कि 27 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया। और दूसरा कथन दिया है कि इसका आयोजन पहली बार वर्ष 2020 में किया गया था। पहली बार वर्ष 2020 में किया गया था, दूसरा कथन दिया है। अब पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस है, ये 27 दिसंबर को अभी मनाया गया है। अब ये पहली बार मनाया गया था 2020 में, यानी इस बार जो 2021 में मनाया जा रहा है वो दूसरी बार मनाया जा रहा है। तो ये 2020 में पहली बार मनाया गया था। तो इसके दोनों जो कथन हैं वो दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। ये दोनों कथन सत्य हैं। चूंकि ये सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी एक और दो, दोनों कथन हमारे क्या हैं, सत्य हैं। चलिए जानकारी और लेते हैं अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस के बारे में। 27 दिसंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया। और इस दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2020 में किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के विरुद्ध तैयारियों, इसकी रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। तब इसकी शुरुआत हुई थी। अब यह दिवस प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रत्येक समुदाय एवं व्यक्ति के बीच एकजुटता तथा साझेदारी के महत्व को रेखांकित करता है, ताकि कोविड-19 जैसी महामारियों का मुकाबला आसानी से किया जा सके। कोई भी महामारी अगर देश में आती है, तो हर देश अगर मिल करके, हर व्यक्ति मिल करके उसके विरुद्ध जो है अगर लड़ते हैं, एकजुट होते हैं, तो उसको आसानी से फिर किसी महामारी को समाप्त करने में आसानी हो जाती है। जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें लोगों ने लोगों का साथ दिया, लोग एक दूसरे के घर पे अपना पड़े रहे ताकि दिक्कतें न हो, और विश्व भी एक साथ आए और वैक्सीनें बनाई गई। कई देशों ने मिल करके वैक्सीन का निर्माण करा। इस तरह से एकजुट हुआ गया। तो वो उसको देखते हुए आप देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस फिर मनाया गया 27 दिसंबर को। पहली बार ये कब मनाया गया, तो पहली बार ये मनाया गया 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है।
किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है हरभजन सिंह, क्रिस गेल, आशीष नेहरा, शोएब मलिक। तो हाल ही में जो है कि हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी हरभजन सिंह। देखते हैं और चीजें इनके बारे में, हरभजन सिंह के बारे में जानते हैं कि भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और पंजाब के 41 वर्षीय क्रिकेटर, ये पंजाब के हैं, इस समय 41 वर्ष के हैं क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने शानदार क्रिकेट करियर में देखेंगे 103 टेस्ट में से 417 विकेट लिए हैं। 103 टेस्ट इन्होंने खेला जिसमें, उसमें इन्होंने 417 विकेट लिया और 236 एक दिवसीय मैच इन्होंने खेला जिसमें से 269 विकेट लिए और 28 T20 मैच इन्होंने खेला है जिसमें से 25 विकेट लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1998 में शारजाह यानी संयुक्त अरब अमीरात में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच के दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत इन्होंने की थी। कहां से की थी? 1998 में इन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी शारजाह में, संयुक्त अरब अमीरात में जो स्थित है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये खेलते हुए किया था इन्होंने। अब हरभजन सिंह ने आखिरी बार अगर देखेंगे तो मार्च 2016 में ढाका में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एक T20 के दौरान देश के लिए खेला था। तो आखिरी बार कब खेला? मार्च 2016 में ढाका में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एक T20 के दौरान इन्होंने खेला था। और हरभजन सिंह वर्ष 2007 T20 विश्व कप और वर्ष 2011 वनडे विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा ये रहे हैं हरभजन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। हाल ही में किस देश की सरकार ने आगामी 3 वर्षों में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? आगामी 3 वर्षों में कहा जा रहा है कि देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन हमारे हैं जर्मनी, बेल्जियम, जापान, पराग्वे। तो बेल्जियम की जो सरकार है, बेल्जियम की सरकार ने आगामी 3 वर्षों में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी बेल्जियम। बेल्जियम इसका सही उत्तर होगा। चलिए जानकारी और लेते हैं इसके बारे में। बेल्जियम सरकार ने आगामी 3 वर्षों यानी वर्ष 2025 तक, कब? 2025 तक। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कब तक उन्होंने ये निर्णय लिया है कि देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद कर दिए जाएंगे। तो 2025 तक के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। अब ये जो ऊर्जा संयंत्र है इनको बंद करने की यह प्रक्रिया वो शुरू करेगा जो है 2022 में। तो 2022 में ये शुरू करेगा और 3 वर्ष, आगामी 3 वर्षों की बात चल रही तो 2025 तक इसको पूरी तरह से समाप्त कर देगा बेल्जियम। और बेल्जियम में वर्ष 2003 में एक कानून पारित किया गया जिसके माध्यम से बेल्जियम के सभी रिएक्टरों की परिचालन अवधि को 40 वर्षों तक सीमित कर दिया गया और नए रिएक्टर निर्माण को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 2003 में जो इनका कानून आया उसमें यह बोल दिया गया था कि जो सभी रिएक्टर हैं उनका परिचालन अवधि 40 वर्षों की होगी और उसके आगे नहीं। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो इन्होंने नए रिएक्टर जो थे उनके निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया था। अब हाल ही में इन्होंने अब ये बोला कि हमारे जो है कि सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2025 तक बंद कर दिए जाएंगे, पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अगर बात करें उसमें से एक ऑप्शन जर्मनी आपको मिलेगा। तो जर्मनी ने भी वर्ष 2022 के अंत तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। तो जर्मनी भी ऐसा कर रहा है, 2022 से वो भी अंत तक कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में आपको बात की जा रही है। अब ये जो है वो 2021 की चल रही है कि नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में केरल शीर्ष स्थान पर है। पहला ऑप्शन है बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में केरल शीर्ष स्थान पर है। वहीं दूसरा कथन दिया है कि इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है। 2 कथन दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन पूछा जा रहा है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। देखिए आप
ये नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 अभी जारी की गई नीति आयोग द्वारा। इसमें जो बड़े राज्य के श्रेणी में है, बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल शीर्ष स्थान पर है, वहीं उत्तर प्रदेश जो है सबसे नीचे स्थान पर है, निचले स्थान पर है। तो ये दोनों ही कथन जो है हमारे सत्य हैं, ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं। लेकिन चूंकि ये असत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी न तो 1 और न ही 2, इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं व्याख्या। 27 दिसंबर 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है। चौथा संस्करण जो है 2019-20 के लिए जारी किया है और रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया है। इस रिपोर्ट को जो है 3 भागों में बांटा गया है, बड़ा राज्य, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जो ऑप्शन में दिया गया है वो बड़े राज्यों की श्रेणी में दिया गया है कि बड़े राज्यों में उसमें दिया है केरल शीर्ष स्थान पर है, बड़े राज्यों में केरल जो है शीर्ष स्थान पर है। वहीं आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो उसमें होगा, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो है कि सबसे निचले स्थान पर है, यानी अंतिम स्थान पर। तो ये बड़े राज्यों में है, लेकिन हम और भी चीजों के बारे में जानेंगे, छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा किसका स्थान है। चलिए छोटे राज्यों में अगर देखेंगे तो मिजोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, करने वाला राज्य रहा, जबकि नागालैंड सबसे नीचे रहा है। छोटे राज्यों में कौन, तो छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे आगे रहा है, जबकि नागालैंड सबसे नीचे रहा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद चंडीगढ़ के बाद आप देखेंगे दादरा नगर हवेली दूसरे नंबर पर है, तथा दिल्ली को देखेंगे तो आप तीसरे नंबर पर दिखाई देगा। फिर अगर बड़े राज्यों के में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में बात करें तो उत्तर प्रदेश 30.57 स्कोर के साथ 19 राज्यों में से अंतिम स्थान पर, इसमें जो 19 राज्य शामिल किए गए हैं उसमें से अंतिम स्थान पर, तो 19 राज्यों में से अंतिम स्थान पर यह है। हालांकि आधार वर्ष की अगर बात करें, आधार वर्ष 2018-19 से संदर्भ वर्ष 2019-20 में अगर देखें तो उच्चतम वृद्धिशील परिवर्तन दर्ज करके वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर, इस मामले में शीर्ष स्थान पर है। और बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में केरल जो है 82.20 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु की बात करें तो 72.42 स्कोर के साथ दूसरे और तेलंगाना जो है तीसरे स्थान पर है। तो आपको एक क्रम पता चल जाएगा कौन सा राज्य किस क्रम पर है। ज्यादातर पूछा जाता है कि जो है कि उच्च लेवल पर कौन है, तो केरल है, नीचे पर आपको जो है कि उत्तर प्रदेश मिलेगा बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में आप देखेंगे तो मिजोरम आपको उच्च दिखेगा और नागालैंड निम्न दिखेगा। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर, दादरा नगर हवेली सेकंड स्थान पर है और दिल्ली थर्ड स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने एकीकृत पैक हाउस और फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया है? 2-3 की पॉइंट पर आपको ध्यान देना है कि एकीकृत पैक हाउस और फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है हमारे बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो एकीकृत पैक हाउस और फसल समूह केंद्र का उद्घाटन हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किया गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी हरियाणा इसका सही उत्तर होगा। चलिए जानकारी और लेते हैं इसके बारे में। 27 दिसंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिला के तरावड़ी में, करनाल जिला जो है कि हरियाणा का करनाल जिला में तरावड़ी में किसान समृद्धि शिविर और करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया है। करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियां लंबे समय तक जो है कि स्टोर की जा सकेगी, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। सब्जियां जो है कि लंबे समय तक स्टोर वहां की जाएगी इसमें एकीकृत पैक हाउस और फसल समूह केंद्र में। और किसानों की आय इससे क्या होगी? दोगुनी करने के मकसद से कृषि विविधीकरण और किसानों को प्रोत्साहित करने में यह पैक हाउस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अगर इनकी सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती हैं, अच्छे से रखी जाती हैं, तो इनकी जो इनकम की दर है वो बढ़ जाएगी, जो बचत है पैसे की वो बढ़ जाएगी।
तो जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सकेगी। प्रदेश का यह 7वां पैक हाउस है, ये जो अभी बनाया गया है हरियाणा में, यह प्रदेश का 7वां पैक हाउस है। यानी इस तरह के अन्य 6 पैक हाउस और भी बनाए जा चुके हैं, जिसके लिए सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। इस पर लगभग 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। अब इस अवसर पर देखेंगे तो मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना तथा सेम एवं कलर ग्रस्त भूमि सुधार योजना पोर्टल का शुभारंभ किया, जिस पर किसान स्वयं को पंजीकृत कर लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने देख रहे हैं कि हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना और साथ साथ सेम एवं कलर ग्रस्त भूमि सुधार योजना पोर्टल का भी शुभारंभ किया है हरियाणा सरकार ने। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि किस सरकार ने इसको किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पर, हाल ही में खबरों में रहा पिलर ऑफ सेम, पिलर ऑफ सेम यानी पिलर ऑफ सेम स्मारक किस देश या क्षेत्र में स्थित है। पूछा जा रहा है कि ये जो पिलर ऑफ सेम था जो खबरों में रहा है, ये किस देश या क्षेत्र में रहा है। हांगकांग जो है कि एक ऑप्शन है, फिर जापान, कनाडा, पेरू। तो ये पिलर ऑफ सेम किस क्षेत्र में या किस देश में स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा, यानी हांगकांग। पिलर ऑफ सेम कहां पे स्थित है, तो हांगकांग में ये स्थित है। जानते हैं पिलर ऑफ सेम के बारे में क्या है। पिलर ऑफ सेम बीजिंग के तियाननेम स्क्वायर, बीजिंग के तियाननेम स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में एक मूर्ति है। तो ये क्या है, पिलर ऑफ सेम एक मूर्ति है जो बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। अब यह 1997 से हांगकांग विश्वविद्यालय परिसर में स्थित एक 8 मीटर ऊंची प्रतिमा है। तो हांगकांग विश्वविद्यालय में इसको बनाया गया है, 8 मीटर ये ऊंची प्रतिमा है। और इस स्मारक में 50 पीड़ित चेहरे और प्रताड़ित शरीर हैं, जो 1989 में तियानमेन स्क्वायर के आसपास चीनी सैनिकों द्वारा मारे गए लोकतंत्र प्रदर्शनकारियों को याद दिलाते हैं। कितने, 50 पीड़ित चेहरे, प्रताड़ित शरीर हैं और 1989 में ये लोग यहाँ पर मारे गए थे, तो उसको दिखाया गया है। हाल ही में हांगकांग के इस विश्वविद्यालय ने इस प्रतिमा को हटाने के लिए रात भर का ऑपरेशन शुरू किया था, इस कारण ये चर्चा में रहा है पिलर ऑफ सेम। तो ये कहां पे स्थित है, हांगकांग विश्वविद्यालय में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया। किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया। ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, म्यांमार या चीन। तो महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून हाल ही में चीन ने पारित किया है। किसने, चीन ने पारित किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी चीन। चलिए जानकारी इसके बारे में और लेते हैं। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने की स्थायी समिति ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून में संशोधन के मसौदे की घोषणा की। कार्यस्थल और घर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह 3 दशक पुराना कानून है। कितना, 3 दशक पुराना यह कानून है। अब इस प्रस्ताव के तहत नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉय जो हैं को नौकरी के विज्ञापनों में लिंग वरीयता बताने या महिला आवेदकों से उनकी वैवाहिक और गर्भावस्था की स्थिति के बारे में पूछने पर प्रतिबंध है। इससे प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा, ये इसमें बहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC को लागू करने से जुड़ा है। कौन सा मंत्रालय पूछा जा रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय या कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो ये जो है कि दिवाला और दिवालियापन कानून संहिता को लागू करने से जुड़ा है कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। कौन सा, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए देखते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी IBC में कुछ सख्त मानदंड प्रस्तावित किए हैं और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया कि IBC को समाधान योजना को मंजूरी या अस्वीकार करने के लिए 30 दिनों के लिए निर्णायक प्राधिकरण प्रदान करना हो चाहिए। और सरकार ने इस प्रस्ताव पर 13 जनवरी तक जनता की राय मांगी है। 13 जनवरी तक जनता की राय भी इसमें
मांगी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने टोकन नियमों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है। पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने टोकन नियमों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है। तो ये टोकनाइजेशन रूल्स जो है किस तारीख तक बढ़ा दिया है। ऑप्शन है 30 जून 2022, 31 दिसंबर 2022, 30 जून 2023 या 13 जुलाई 2023 तक। तो इसको आरबीआई ने जो टोकन नियम है इसको जो है 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। कब तक? 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2022 तक टोकन नियमों को बढ़ा दिया है। मर्चेंट साइट्स पर कार्ड डेटा को मिटा देने और टोकन लागू करने की समय सीमा को और 6 महीने बढ़ा दिया गया है। और केंद्रीय बैंक द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि व्यापारियों और भुगतान कंपनियों ने 31 दिसंबर 2021 के पहले की समय सीमा को पूरा करने की असमर्थता व्यक्त की है। तो उन लोगों ने असमर्थता व्यक्त की है जिस कारण इसको समय को बढ़ाया गया है। आज की क्लास में हम 9 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और आप इसी तरह बने रहिए और इसको आप पीडीएफ भी लेते जाइए और अच्छे से अपने आप को तैयार करते जाइए ताकि करंट का जो महत्व है आपकी सफलता में उसको आप प्राप्त कर सकें और इसको प्राप्त करके अपने लक्ष्य को भी सार्थक कर सकें। और इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।